नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण टॉपिक दरअसल एक वार्निंग है जो WHO ने जारी की है और ये वार्निंग है कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की। देखिए, अभी हम कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव के मिडिल में, WHO का ये कहना है, लेकिन अगर आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो ये चिंता को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें एक सेकेंड वेव के लिए तैयार रहना चाहिए। ये चेताया है WHO ने पूरी दुनिया को। तो ये कितना चिंताजनक है? सेकेंड वेव का मतलब क्या है? क्या सेकेंड वेव जो मौजूदा कोरोना का कहर है उससे ज्यादा खतरनाक होगी? सेकेंड वेव में जिंदगी हमारी किस तरह की होगी? क्या आज जो प्रिकॉशंस और मेजर्स हम अपना रहे हैं उन्हीं के साथ हमें सेकेंड वेव का भी सामना करना होगा या कुछ ज्यादा और कम हमें अपने आदतें करनी होंगी? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सेकेंड वेव का पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, मामला समझ लीजिए, उसके बाद लौटेंगे। मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है, चर्चा करेंगे। लॉकडाउन लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई, साफ सफाई और हाइजीन का भी ध्यान रखा, लेकिन कोरोना बढ़ता चला आ रहा है। कोरोना की रफ्तार रुक नहीं रही। फिलहाल दुनिया के 200 से ज्यादा देशों तक कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। करीब 56,40,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं करीब 3.5 लाख लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब सभी देश लॉकडाउन खोल रहे हैं या उसमें रियायत दे रहे हैं। सभी मानकर चल रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन इन उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है दुनिया भर की सेहत पर नजर रखने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने। WHO ने कहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है, बल्कि कोरोना का दूसरा दौर अभी आना बाकी है। WHO के इमरजेंसी प्रमुख डॉक्टर माइक रेयान ने बताया कि महामारी अक्सर लहरों में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना इस साल के अंत में उन जगहों पर वापस लौट सकता है जहां इसका कहर थम गया है। डॉक्टर रेयान ने बताया कि कोरोना का दूसरा दौर पहले से भी खतरनाक होगा। इसमें बीमारी के आंकड़े नई ऊंचाई छू सकते हैं। WHO ने कहा कि अभी हम पहली लहर के मध्य में हैं। कई सेंट्रल और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में मामले बढ़ रहे हैं। WHO ने खासकर उन देशों को चेताया है जहां कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है। WHO की चेतावनी को हल्के में लेना जान पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि पहली लहर के मध्य में होने के बावजूद कई देश लगातार कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा त्रस्त टॉप 10 देशों की बात करें तो 17 लाख से ज्यादा मरीज और 1 लाख मौत की आंकड़ों के साथ अमेरिका सबसे ऊपर है। नंबर 2 पर ब्राजील है, यहां 3,92,000 मरीज हैं, जबकि 24,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तीसरे नंबर पर रूस है, जहां 3,62,000 मरीज हैं और 3,800 लोग जान गंवा चुके हैं। चौथे नंबर पर ब्रिटेन है, यहां 2,65,000 लोग संक्रमित हैं, जबकि 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पांचवें नंबर पर 2,37,000 मरीज और 27,000 से ज्यादा मौतों के साथ स्पेन है। छठे नंबर पर इटली है, जहां 2,31,000 लोग संक्रमित हैं, जबकि करीब 33,000 लोग जान गंवा चुके हैं। सातवें नंबर पर जर्मनी है, जहां 1,81,000 मरीज हैं, जबकि 8,500 लोगों की मौत हो चुकी है। आठवें नंबर पर तुर्की है, जहां 1,59,000 मरीज और करीब 4,400 लोगों की मौत हुई है। भारत 9वें नंबर पर है, यहां मरीजों की संख्या 1,51,700 तक पहुंच गई है, जबकि करीब 4,300 मरीजों की जान जा चुकी है। 10वें नंबर पर फ्रांस है, यहां 1,46,000 मरीज हैं, जबकि 28,500 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में करीब 1 लाख मौत के बाद सभी को लग रहा था कि बुरा दौर बीत गया है, लेकिन WHO की चेतावनी के बाद और ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या करें?
सरकार कोरोना मरीजों की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए पूल टेस्टिंग करे, अस्पतालों में वेंटिलेटर और बेड की संख्या बढ़ाई जाए, मरीजों और क्वारंटाइन किए गए लोगों को अच्छी सुविधाएं दें, नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझें, हर कीमत पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सफाई, हाइजीन, बार बार हाथ धोने की आदत को बनाए रखें, बहुत जरूरी हो तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं घर पर ही रहें। अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ऐसे में इन उपायों से ही हम और आप कोरोना को खुद से दूर रख सकते हैं, क्योंकि अगर कोरोना की दूसरी लहर आ गई तो कई गुना ज्यादा घातक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ दुनिया कोरोना से लड़ने के अभी सारे के सारे उपाय अपना भी नहीं रही है, एक तरह से अपना भी नहीं पाई है, और दूसरी तरफ ये सेकंड वेव की चिंताएं, अब इस पर पूरी बहस हो रही है पूरी दुनिया में। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं दुनिया के, कोई इसको 1918 के स्पेनिश फ्लू से कंपेयर कर रहा है कि उस वक्त भी एक सेकंड वेव आई थी और वो ज्यादा घातक थी, और कुछ रिसेंटली जो स्वाइन फ्लू 2009 में हमने देखा उसकी सेकंड वेव से भी कंपैरिजन हो रहा है। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जो सेकंड वेव होगी वो ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इसको थोड़ा और बारीकी से समझने के लिए आज मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं, परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के और लगातार हमारे साथ इस मामले पर अपनी बात रखते रहे हैं। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर राजन शर्मा हमारे साथ, नेशनल प्रेसिडेंट है IMA के, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजन आपका भी। और हमारे साथ है प्रोफेसर NK गांगुली साहब, जो कि पूर्व DG हैं ICMR के, वो संस्था जिसके ऊपर कोरोना से लड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ICMR। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर गांगुली आपका भी। मिश्रा सर, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। ये WHO जो वार्न कर रहा है सेकेंड वेव, एग्जैक्टली ये सेकेंड वेव है क्या, और क्या ये ज्यादा खतरनाक होगी? देखिए, सेकेंड वेव, अब WHO किस चीज को सेकेंड वेव कह रहे हैं ये अभी समझना पड़ेगा। मैं समझता हूं जैसे साउथ कोरिया और चाइना में, दोनों में ये काफी कंट्रोल में आया, ताइवान में आया, सिंगापुर में आया। अब वहां अभी तक तो सेकंड वेव कोई बहुत ज्यादा नहीं आई है। अब ये कह रहे हैं 6 महीने बाद आ सकती है। वो तो हर साल फ्लू होता है सर्दी में, जब अक्टूबर से और फरवरी के बीच में हर साल वो वेव आती है, USA में आती है, भारत में और सभी देशों में आती है। तो WHO मैं समझता कि कोई ये बहुत किसी ठोस आड़ के साथ ये बात कह रही है। उनका एक अनुमान है कि कोरोना हमारे साथ थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, और अगर वायरस का जो चरित्र होता है, प्रोफेसर गांगुली है वो ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, में वो वायरुलेंस बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, दोनों तरह से होता है। तो भारत में अगर हम कहें, जनवरी 30 को हमारा पहला केस था, धीरे धीरे बढ़ा और अब स्पाइक आ रहा है, चाहे वो माइग्रेंट्स की वजह से आ रहा है, चाहे वो जमात की वजह से आया, और रहे कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, जो भी छोटे स्केल पे, और उसकी वजह से अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी नहीं हो पा रही है और केसेस की संख्या अभी फिलहाल बढ़ रही है। और जो अनुमान था आपके एक प्रोग्राम में, एक अनुमान था जो सिंगापुर और गुवाहाटी के एक संस्थान के IIT गुवाहाटी के बीच में कोई रिसर्च की थी और लगाया था कि 1.5 लाख कोरोना से संक्रमित लोग हो जाएंगे मई के आखिर तक। 1.5 लाख से 5 अनुमान था, तो 1.5 लाख तो हम क्रॉस कर ही गए हैं, और अभी होने की अवस्था अभी आई नहीं है, सभी जगह केसेस बढ़ रहे हैं कि ना वॉइस भी थोड़ा क्रैक हो रही है। मैं चाहूंगा इसको भी थोड़ा सा हम ठीक करें, और मैं प्रोफेसर गांगुली के पास चलता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि एग्जैक्टली सेकंड वेव है क्या। प्रोफेसर गांगुली, मैं पढ़ रहा हूं, बहुत सारे जर्नल्स रिसर्च कर रहा हूं, तो उसमें कहा जा रहा है कि भाई 1918 के समर में भी वायरस ने एक्चुअली जो उस समय जो फैला था, स्पेनिश फ्लू जिसको कहा गया, वो म्यूटेट हो गया और चेंज हो गया, और फिर उसने बहुत ज्यादा आसानी से वो फैलने लगा और ज्यादा लोगों को मारने लगा। तो इसको कई लोग सेकेंड वेव के रूप में देख रहे हैं। अभी हम कोरोना वायरस के केस में सेकेंड वेव को हम एग्जैक्टली किस तरह से एज्यूम करें? एक तो मिश्रा जी ने जो बोला है कि जैसे कंट्री ओपन होता है, लोग बाहर जाते हैं,
थोड़ा सा नंबर बढ़ता है, टेस्टिंग, कंट्रैक्ट ट्रेसिंग ज़्यादा हो रही है, टेस्टिंग के नंबर्स बढ़ रहे हैं, उसमें भी थोड़े से नंबर बढ़ेंगे। लेकिन ये जो सेकेंड वेव है, जो जैसे मिश्रा जी ने कहा कि अक्टूबर नवंबर के पास आता है, वो इन्फ्लुएंजा का वो है, इन्फ्लुएंजा की चीज़ है। स्पेनिश फ्लू बोलो या H1N1 बोलो, दोनों में एक सेकेंड वेव एक बार फॉल में फिर देखा गया है। यहाँ पर भी लोग अनुमान लगा रहे हैं, ये सिर्फ 4-5 महीने पुराना वायरस है। यहाँ पर भी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि फॉल में इसका भी एक सेकेंड वेव आएगा, लेकिन इसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा भी आएगा। तो जब इन्फ्लुएंजा और ये दोनों जुड़ेंगे तो नंबर काफ़ी बढ़ेगा उसमें। एक जैसे म्यूटेशन आप बोल रहे थे, इन्फ्लुएंजा में म्यूटेशन हर 2-3 साल में होता है और उसमें वैक्सीन में स्ट्रेन बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी म्यूटेशन हो रहा है, लेकिन अभी इतना म्यूटेशन नहीं हुआ कि जो भी वैक्सीन वगैरह बन रहे हैं वहाँ पर चीज़ को चेंज किया जा सके। तो आपने जो जो एहतियात बतलाए हैं इसमें अभी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, अपना सैनिटेशन रखो, घर में रहो जो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, ये तो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, कांग्रीगेशन ना करो। लेकिन मेरी एक और सुझाव है कि हमारे यहाँ इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन बन रहा है, काफ़ी तादाद में बन रहा है। तो हमको इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है, वो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो बूढ़े लोग हैं विद मॉर्बिडिटी, कोमॉर्बिडिटीज, उनको सबको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाना चाहिए और ये सरकार की तरफ से लगवाना चाहिए, और जिससे कि ये जो इन्फ्लुएंजा का जो कहर है, जो साथ साथ कोविड के कहर के साथ आएगा, उसको काफी हद में संभाला जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, बिल्कुल सही बात है सर। इस पर सरकार को अपने स्तर से करना चाहिए। मैं आऊंगा सर आपके पास, मैं फटाफट से डॉक्टर राजन शर्मा के पास चलता हूं। डॉक्टर राजन शर्मा, बड़ी विचित्र स्थिति है हमारे सामने। हम देख रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे देशों में अब ईज डाउन करने की कवायद शुरू हो गई है। जापान ने जो है वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी को एंड कर दिया एक तरह से। आइसलैंड ने जो है अब वो नेशनल अलर्ट को वापस ले लिया है, 200 लोगों की गैदरिंग को अलाउ कर दिया है, नाइट क्लब्स, जिम्स रीओपन हो गए हैं आइसलैंड में। इसी तरह से जर्मनी कह रहा है कि साहब हम 31 यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनको 15 जून से अपने बॉर्डर उनके लिए खोल देंगे। इसी तरह से यूके में बोल रहे हैं कि हाई स्ट्रीट शॉप्स हैं, डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, वो हम अगले महीने से खोल देंगे। तो एक तरफ हम ईज डाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ WHO ये वार्निंग दे रहा है। हम ये कितना गंभीरता से लेना चाहिए सर? See, Deepak, first of all, good evening to all my seniors, Dr. Mishra and Dr. Ganguly, sir. And Deepak, hello. See, these are all predictions. Yes, good evening, sir. Yes. Good evening. The predictable thing in this entire episode is the unpredictable nature of the virus. Okay. And the panic has created known facts have been replaced by unknown predictions. As far as ease of lockdown and other things are concerned, ये एक चीज़ को बताते हैं कि जिंदगी ने, जीवन ने चलना है, और संक्रमण जो भी WHO ने आंकड़े दिए हैं या वो जो भी दे रहे हैं, ये सब उनकी अपनी एक वो है। इसको दीज आर नॉट विद अनुमान है, जिसको कहते हैं, प्रोफेसर गांगुली ने कहा कि क्विक आंसर्स के लिए प्रेडिक्शंस बन जाती हैं। मतलब दिस इज अदर टर्म, सर हैड आल्सो सेड कि दिस इज समथिंग, बट ईजिंग ऑफ लॉकडाउन, हम सारा टाइम तो लाइफ को लॉकडाउन में नहीं रख सकते। ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली जो लॉकडाउन का पीरियड था उसने हमें, आपने जैसे कहा, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन एंड कीपिंग योर सराउंडिंग क्लीन, इनका जो हमें एक अनमोल लेसन दिया है उसको हमें संभाल के रखना चाहिए, और अब ईज डाउन में इसको आराम से इसको करना चाहिए। ऑल राइट सर।
तो आज हम बात कर रहे हैं, डब्ल्यूएचओ ने जो एक वार्निंग दी है और हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ का ये अनुमान है और डब्ल्यूएचओ ये अनुमान इसलिए भी जाहिर कर रहा है ताकि अभी भी लोग कोरोना वायरस को हल्के में ना लें और सतर्क रहें। डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि इसकी सेकेंड वेव अभी आना बाकी है और हो सकता है कि ये ज्यादा खतरनाक हो, ज्यादा घातक हो। इसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा, अभी जैसा कि प्रोफेसर गांगुली ने भी बताया कि अक्टूबर वगैरह में कोरोना के साथ साथ जो बाकी इन्फ्लुएंजा है उसका आउटब्रेक भी होता है, तो चिंताएं हमारी दोगुनी हो जाएंगी। सर कह रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन एक इस्तेमाल, एहतियातन जो वैक्सीनेशन किया जाता है इन्फ्लुएंजा के खिलाफ, उसको अपनाएं और खासकर वनरेबल जो पॉपुलेशन है उसको तो मैंडेटरी करें। आपकी तरफ से क्या सजेशंस होंगे सर? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण जो प्रोफेसर गांगुली ने कहा है। भारत में अभी फ्लू की वैक्सीन हम लोग सोचते भी नहीं है कि लगवानी है। न्यूमोवैक एक वैक्सीन आती है जो एल्डरली पॉपुलेशन को, हमारे उम्र के लोगों को रिकमेंडेड है, जिससे निमोनिया वगैरह नहीं हो, तो वो भी अभी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अब शायद शामिल हो गई है। तो फ्लू, और हम लोग फ्लू में कोई एहतियात नहीं लेते। घर में एक जने को होता है दीपक जी, सबको हो जाता है वो। उसका कारण ये है कि फ्लू में जिस तरह की इन्फेक्टिविटी कोरोना के साथ देखने में आई, फ्लू के साथ थोड़ी उससे कम है। हालांकि घर में लोग हैं तो चारों को हो जाता है, एहतियात नहीं ले। तो ये कोरोना का एक फायदा ये होगा कि अब लोग कॉमन फ्लू में भी बहुत एहतियात लेना चाहिए और लेंगे, जिसमें डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, कवरिंग ऑफ द फेस। घर में भी जब आपको किसी को जुकाम खांसी हो रहा है तो मुंह पे वो मास्क लगाएंगे और बाकी लोग भी उनसे एहतियात लेंगे। बहुत सारे लोग लेते हैं, हम लोग लेते हैं कि भाई किसी को अगर जुकाम खांसी है तो उनको इनविटेशन दिया है, और अगर वो कहते हैं मेरे, अभी तो हम लोग कहते थे अच्छा भाई तुम मत आना फिर, क्योंकि फ्लू भी इन्फेक्टिव है, एक दूसरे से फैलता है। तो मैं ये समझता हूँ वैक्सीन का जो एक सुझाव है प्रोफेसर गांगुली का, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसकी समस्या ये है कि फ्लू का जो वायरस है और वैक्सीन है वो हर साल उसका म्यूटेशन होता है, हर साल एक नई वैक्सीन बनती है। अब इसका देखना ये पड़ेगा कि उसका सारा कैसे किया जाए। और यही कोरोना वायरस में भी, जैसे चाइना ने रिपोर्ट किया 30 म्यूटेशंस हो गए हैं, हिंदुस्तान में भी मैंने पढ़ा कहीं पे कि वो कह रहे हैं 10 म्यूटेशंस ऑलरेडी हो गए हैं। और वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रही है इसकी, उसका एक बड़ा कारण यही है कि म्यूटेशंस की वजह से आरएनए वायरस अनस्टेबल वायरस होते हैं जो मर भी जल्दी जाते हैं। अगर उनको हाई टेम्परेचर पर कर दिया जाए तो बहुत जल्दी उनका खात्मा हो जाता है, वल्नरेबल होते हैं ये इसको। लेकिन इन्फेक्टिविटी भी इसकी बहुत ज्यादा है कि एक आदमी से 900 लोगों को इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, 900 में वो फेटल नहीं होता, ज्यादातर लोग उससे ठीक हो जाते हैं। मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि एक लीडिंग कोविड केयर हॉस्पिटल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का, वहां पे करीब 1000 पेशेंट्स एडमिट हुए और उसमें से 100 पेशेंट्स को खाली ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और 3 पेशेंट वहां ऐसे आए थे जिनको वेंटिलेटर लगा। उनकी उम्र भी ज्यादा थी, बहुत सीरियस थे और वो तीनों की मौत हुई। बाकी लोग आराम से डिस्चार्ज हो गए। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा पैनिक न करें लोग, अपना एहतियात लें। अगर इन्फेक्शन होता भी है तो अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट नेचर का होगा। ज्यादातर लोग बिना किसी इलाज के, खाली बुखार का इलाज करके, गर्म पानी पी के, और जैसे बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट भी किया है कि हमको तो घर में रहे, हमने ये एहतियात लिए, आयुष मिनिस्ट्री के सुझाव माने और हम लोग सब ठीक हो गए। उसमें एल्डरली भी थे, यंग भी थे, बच्चे भी थे। तो मैं ये समझता हूं कि अब हम लोगों को इससे थोड़ा सा सावधान रहना है, और सावधान थोड़ा नहीं, ज्यादा भी सावधानी ले सकते हैं, लेकिन पैनिक नहीं क्रिएट करना। अब लॉकडाउन तो हमेशा हो नहीं सकता, लॉकडाउन की जो समस्या हमने देखी। और आपने बिल्कुल सही कहा सर, और हम भी बार बार इस बात पर तवज्जो भी दे रहे हैं और अपने दर्शकों को यह भी बता रहे हैं कि अगर ये वायरस की चपेट में अगर खुदा ना खास्ता कोई भी आ जाए तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। वायरस क्या पॉजिटिव आना आपके शरीर में मौत की गारंटी नहीं है। ये बार बार जो भ्रांति फैली है कि साहब वायरस हो जाएगा तो मर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फैटिलिटी रेट, मोर्टेलिटी बहुत कम है। 1000 में 3 लोग, 100 में 3 लोग, 2 लोग, वो भी उनमें जो उम्र के ज्यादा हैं, उनमें पहले से कोई बीमारी है।
उनकी दुखद स्थिति जो है वो चिंताजनक बनती है, लेकिन बाकी लोग ठीक भी हो सकते हैं, तो इसलिए डरना नहीं है इससे, ये हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर गांगुली, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर मिश्रा ने कही कि ये म्यूटेट बड़ी जल्दी हो रहा है, जैसे सर बता रहे हैं कि चाइना में 30 बार हो गया, भारत में भी 10 तरह के म्यूटेट, तो अब फिर दवाओं की क्या स्थिति होगी सर? ये तो बड़ा चैलेंज है इसकी दवा का इजाद करना। एक्चुअली 17,000 स्ट्रेन्स कल्चर होके कंप्लीट सीक्वेंसिंग हो चुकी है उनकी, तो इसमें 7 क्लेड घूम रहे हैं, उनको ट्रैक भी किया जा सकता है। ऐसे न्यूयॉर्क वाले स्ट्रेन थे, वो यूरोप से आए, और जो यूरोप में चाइना से आए, इंडिया में कुछ स्ट्रेन चाइना से आए हैं, तो ये इनको ये ट्रैकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। बट अभी जो वायरस का जो डिज़ाइन है, अभी म्यूटेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज फार एज कोविड इज कंसर्न। इन्फ्लुएंजा में म्यूटेशन 2-3 साल में काफ़ी हो जाता है और उसमें स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं। अब इंडिया में क्वाड्रूवेलेंट वैक्सीन आ रहा है, क्योंकि और वो बन भी रहा है, पहले ट्राईवेलेंट होता था, तो हमारे पास अभी करंट जो WHO ने बोला है वो वैक्सीन हमारे पास है। लेकिन जो दवाइयाँ हैं उसमें जो मेजर प्रॉब्लम हुई है, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, उसमें प्रॉब्लम हुई है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर सिप्ला ने और स्टैंड ने और ग्लेनमार्क ने फेविपिरावीर बना लिया है, ग्लेनमार्क ने एक और फेविपिरावीर बनाया है, दोनों का वो अकेले और मिला के ट्रायल कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंटरफेरॉन बीटा बनता है, इंटरफेरॉन अल्फा बनता है, वो ब्रिटेन में उसकी ट्रायल चल रही है, उसको भी हम एंटीवायरल के साथ मिला सकते हैं। रेमडेसिविर जो कि अभी भी अच्छी दवाई है, रेमडेसिविर को भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो गिलियड को अभी हमें लाइसेंस देना है, बट हमारे यहाँ बन गया है वो, हम चाहे जब मर्जी बना सकते हैं, तो गिलियड लाइसेंस देने के लिए मजबूर होगी, नहीं तो हम बना लेंगे उसको सारे इंटरनेशनल लॉज पालन करके। तो दवाइयाँ आ रही हैं, बट हर रोज़ कुछ ना कुछ नई खबरें आती हैं, तो हमको कंटिन्यूसली एक सिस्टम करना पड़ेगा जिससे हम पॉलिसीज़ को ठीक करते रहें। 2 नई जानकारी देना चाहता हूँ। एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मास्क में अभी अभी कुछ नए आंकड़े आए हैं। मास्क जो है वो 3 लेयर मास्क होना ज़रूरी है, जो असाधारण आदमी पहनेंगे, क्योंकि उसमें जब आप खांसते हो या बोलते हो ज़्यादा ज़ोर, तो थोड़ा बहुत साइड से भी निकलता है, तो 3 लेयर मास्क जो है वो ज़रूरी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट आंकड़ा आया है कि जो एंटीबॉडी जिनमें पॉजिटिव होता था, लोग समझते थे कि ये तो अब ठीक है, ये अब जा सकता है, बेफिक्र घूम सकता है, इसको नहीं होगा। वो चीज़ भी गलत है, बिकॉज सारी एंटीबॉडीज जो है वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। ये वायरस के कई एंटीबॉडीज बनाता है, तो सारी जो एंटीबॉडीज हैं वो न्यूट्रलाइजिंग नहीं होती है। तो ये जो पासपोर्ट दिया जाता है कि आपके एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं तो आप बाहर बेफिक्र घूम सकते हैं, वो सही नहीं है। हमको जो भी ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करनी है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। जो एक चीज़ हम लोगों ने अच्छा किया था कि हमारे यहाँ पर ड्यूरिंग लॉकडाउन मैं फटाफट से डॉक्टर राजन शर्मा के पास चलता हूँ। यस सर डॉक्टर राजन शर्मा, जो दवाइयाँ का एक कवायद तो चल रही है, जैसे सर बता भी रहे हैं कि दवाइयों पर तो रिसर्च हो रहा है, इसके साथ साथ जो इलाज में जो हेल्प करें उन पर भी बहुत सारी कंपनी सामने आ रही हैं कि हम इलाज में हेल्प करने वाली दवाइयाँ भी बना रहे हैं, क्योर भले ही बाद में बने। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा सर, और कितना हम आगे बढ़ पा रहे हैं इसमें? इलाज में हेल्प करने वाली दवाइयाँ, देखिए दीपक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब जी सर ने भी कहा, मिश्रा सर ने भी कहा कि डेफिनेटिव इलाज कुछ नहीं है, हिट एंड ट्रायल है वैक्सीन का भी और उसका भी, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच एंड सी हाउ, मतलब ये कैसे आगे चलता है। अभी तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो आइसोलेशन एंड वही है, बाकी इंटेंसिव केयर में जब पेशेंट पहुंचता है, लकीली हमारे में ज्यादा इंटेंसिव केयर में पेशेंट नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन थेरेपी से काफी इम्प्रूवमेंट हो रही है, और जो भी है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से जो जो बीमारी आ रही है, जैसे जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, वो उसी हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा, जो डॉक्टर ठीक समझेगा उसको। ऑलराइट सर, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए। और तो कुल मिलाकर
सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे तीनों पैनलिस्ट का मानना है, लेकिन एहतियात आपको रखने ही होंगे क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए जो एहतियात आप आज रख रहे हैं उन्हें आप कितनी पुख्ता तरीके से कंटिन्यू रखते हैं, ये हमारा आने वाला भविष्य सुनिश्चित करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया MC मिश्रा सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर राजन शर्मा, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। प्रोफेसर NK गांगुली, बहुत अच्छी जानकारियां दी सर आपने, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन इससे पहले हम कोविड-19 के डर के पीछे छोड़कर इस डर को और भारत के रक्षाकरण जो हीरोज हैं वो बिना अपनी जान की परवाह किए हमारी जो रक्षा कर रहे हैं इस कठिन समय में, हम उनका जिक्र यहां पर करना चाहेंगे। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस उन तमाम लोगों को धन्यवाद करता है जो सिर्फ इसलिए अपने काम में डटे हुए हैं ताकि हम और आप सुरक्षित रहें। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।